Hello everyone, welcome back to the series called Editorials Made Easy by Team Raj Malhotra IAS। इस सीरीज में हमारा एफर्ट है कि हम स्टूडेंट्स को डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एक्सप्लेन करें एंड बियॉन्ड दैट हम उन्हें अवेयर कर सकें, एनलाइटन कर सकें कि उन्हें किस एक्सटेंट तक एडिशनल फैक्ट्स को या एडिशनल एनालिसिस को इनकॉर्पोरेट करना है वाइल मेकिंग देयर नोट्स, सो दैट प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, वो पूरी तरह से इक्विप्ड हो आंसर देने के लिए। आज का जो एडिटोरियल मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ना तो ये द हिंदू से है, ना ही ये द इंडियन एक्सप्रेस से है। दिस इज फ्रॉम द ट्रिब्यून और एडिटोरियल है बे ऑफ बंगाल इज इमर्जिंग एज अ जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट, जिसे लिखा है एक्स चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ रिटायर्ड वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा सर ने। इस एडिटोरियल में वो बता रहे हैं स्टार्टिंग में कि जैसे ही शेख हसीना मैम की गवर्नमेंट को वहां पे अप्रूव किया गया था लास्ट ईयर अगस्त में, वो एक यूएसए की इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करता है। इसके लिए वो जस्टिफिकेशन देते हैं कि जैसे मिस्टर मोहम्मद यूनुस को वहां पर चीफ एडवाइजर अपॉइंट किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट का, ये एक बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम्पल सेट करता है। बिकॉज बांग्लादेश का जो गवर्नेंस मॉडल है उसमें प्रोविजन था कि अगर कभी कोई डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अगर कभी कोलैप्स करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज हेड करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट को। सो इस पूरे सिस्टम से ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं यूएसए की डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व थी। साथ के साथ इसमें एक एम्फेसाइज किया गया जिस चीज के ऊपर, वो है कि यूनुस साहब जैसे ही पावर में आते हैं वो कुछ एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक बड़ा एग्जांपल है कि इन हिज रीसेंट मीटिंग विद द चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्होंने बोला कि जो इंडिया की 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो लैंडलॉक्ड हैं। क्योंकि ये लैंडलॉक्ड रीजन है इसलिए इंडिया का कोई एक्सेस नहीं है टूवर्ड्स ईस्टर्न ओशन और द सी और बे ऑफ बंगाल रीजन, जिस कारण वो बोलते हैं कि जो बांग्लादेश है ये गार्डियन ऑफ द ओशन है। अब अगर हम बात करें फैक्ट्स की, तो अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करते हैं ऑन द बे ऑफ बंगाल साइड, तो 6100 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। और अगर इसमें हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एरिया इन्वॉल्व कर दें, कवर कर दें, तो ये 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन बन जाती है। जबकि बांग्लादेश की जो कोस्ट लाइन है वो सिर्फ 580 किलोमीटर की है। सो कहीं ना कहीं इंडिया की कोस्ट लाइन बांग्लादेश की कोस्ट लाइन से 12 टाइम्स ज्यादा है, उससे भी कहीं ज्यादा। अब अगर हम मिलिट्री प्रेजेंस की, नेवल प्रेजेंस की बात करते हैं, तो वी ऑल नो इंडिया के यहां पर ऑलरेडी 2 और बहुत जल्द 3 सब सरफेस बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन यहां पर होल्ड करता है। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि शेख हसीना जी ने साफ बताया था कि यूएसए सेंट मार्टिन आइलैंड्स की जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए यहां पर अपने बेसिस की परमिशन मांग रहा था, जो शेख हसीना जी ने मना की थी, जिस कारण से डीप स्टेट यहां पर इन्वॉल्व हुई और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यहां पर कोलैप्स हो गया। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि यूएसए इस पूरे रीजन में सिर्फ बांग्लादेश को नहीं, म्यांमार को भी देखता है, जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और यूएस इसको काउंटर करना चाहता है। बे ऑफ बंगाल इकलौता ऐसा रीजन है इंडियन ओशन का जहां पर यूएसए की फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और यूएसए इसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियसली एम्फेसाइज कर रहा है। साथ के साथ इस आर्टिकल में बताया है कि चाइना मिलिट्री जुंटा ऑफ म्यांमार को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि उसको वहां पर कुछ पोर्ट्स को अपने कंट्रोल में रखना है, जैसे कि क्योंफ्यू पोर्ट जो है, जहां पर मिडल ईस्ट की तरफ से ऑयल आता है। यहां पर कुछ पाइपलाइंस हैं, तो चाइना चाहता है कि इस रीजन को वो ऑल्टरनेटिव की तरह डेवलप कर दे, यूज करे टू मलक्का रूट, क्योंकि वहां पर यूएसए के साथ उसको काफी कॉम्पीट करना पड़ता है। इस सब के साथ साथ जो म्यांमार है, इस आर्टिकल में बताया है कि वो एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करता है। अगर वो चाइना के साथ कुछ डील्स करता है तो वो इंडिया को भी यहां पर फैसिलिटेट करता है, जैसे कि इंडिया के साथ सिटवी पोर्ट के बारे में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, चाहे वो उसकी डेवलपमेंट का हो या उसके ऑपरेशंस को लेकर हो। अब जो ये पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है एंड ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए की है। इसके अलावा यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बाईपास करते हुए बांग्लादेश को एक्सेस मिलता है, एक ऑल्टरनेटिव रूट क्रिएट होता है। इस सब के अलावा
जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको अगर कनेक्ट करना हो थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ, कंबोडिया, वियतनाम के साथ, या पैसिफिक में साउथ चाइना सी की तरफ ओपनिंग करनी हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। चाइना ऑलरेडी बांग्लादेश में 11 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो चुका है और बांग्लादेश भी BRI का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका पार्ट बन चुका है। इस सबको देखते हुए यहां पर चाइनीज नेवी का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। जब शेख हसीना ने इस चीज को मना किया था, अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा पावर पॉलिटिक्स, ज्यादा नेवल प्रेजेंस बाय डिफरेंट प्लेयर्स विल हैव जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशंस हैविंग मोर सीरियस रिपरकशंस फॉर बांग्लादेश, इस कारण से यहां पर इशू और बढ़ जाएगा। अब सवाल यह भी उठता है कि इसी रीजन में अरक्कन आर्मी भी इन्वॉल्व है और रखैन स्टेट का इशू भी यहां पर है और यहां पर रोहिंग्यास का इशू भी चल रहा है। इस सबको देखते हुए अब बांग्लादेश के लिए कुछ इंटरनल इश्यूज बनते जा रहे हैं, जैसे कि जो बांग्लादेश का चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास का एरिया है वो वनरेबल हो गया है। इंडियन आर्मी वहां पर कुछ एक्शन करेगी तो ये भी एक बहुत सीरियस इशू क्रिएट कर सकता है। सिमिलरली जो रोहिंग्यास का इशू है वो इस एरिया में अरक्कन्स के कारण और ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है। इस सबको देखते हुए सर ये एडवाइस करते हैं कि बांग्लादेश को अपने इंटरनल इश्यूज के ऊपर प्राइमरीली फोकस करना चाहिए रेदर देन एक्सटर्नल चीजों के ऊपर। अब इस एडिटोरियल के साथ साथ आपको कौन से डायमेंशंस पढ़ने हैं मैं उसके ऊपर आता हूं। सो अगर हम समझना चाहें कि जब हमने ये एडिटोरियल पढ़ लिया कि बे ऑफ बंगाल की जो जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है, तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इसके बियॉन्ड अब क्या क्या समझना ज़रूरी होगा। बात करें हम यहाँ पर ट्रेड रूट्स की, वहाँ पर कौन डोमिनेट करता है, या हम बात करें कि चाइना का कोई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इंडिया की इंसर्कलमेंट का प्लान करता है चाइना, BRI इनिशिएटिव है, किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझना चाहें तो हमें इस आर्टिकल को बियॉन्ड व्हाट इज़ रिटन हेयर इसको पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा। हमारे नोट्स भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए एंड अलॉन्ग विद दिस हमारे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए कि यूपीएससी प्री या मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है। सो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में आती है वो आती है ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रैटेजिक पैरामीटर्स। जब मैं बे ऑफ बंगाल की बात करूं, यहाँ की स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करूं, तो मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक चीज़ मैं सोचता हूं कि ये मैरीटाइम बाउंड्रीज़ की जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कई सारी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ यहाँ पर बॉर्डर करती हैं, बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, सेंट्रली लोकेटेड है, इंटरसेक्शन है ये सार्क और एशियान के लिए। यहाँ की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो बे के आसपास जो लिटोरल स्टेट्स हैं यहाँ पर 1.7 बिलियन लोग रहते हैं। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो जो बे ऑफ बंगाल का साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। अगर मैं इकोनॉमिक स्केल की बात करता हूं तो जो कंबाइंड GDP है इस रीजन की वो अप्रॉक्सीमेटली $7 ट्रिलियन है। अब इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि इस रीजन में कौन कौन से स्ट्रैटेजिक चौक पॉइंट्स हैं और उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, उनके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट, बहुत ही क्रिटिकल पैसेज है जो कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को साउथ चाइना सी के साथ। ट्रेड की बात करूं तो 25% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को हैंडल करता है। 94,000 प्लस वेसल्स एनुअली यहाँ से क्रॉस करती हैं। एक बहुत ही नैरो पॉइंट है, सिर्फ 2.8 किलोमीटर वाइड है एट फिलिप्स चैनल नियर सिंगापुर। चाइना के लिए मलक्का का एक डायलेमा है, ड्राइविंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव सी रूट्स, जो हमने अभी पढ़ा भी था। एक इंपॉर्टेंट रीसेंट केस स्टडी है, अक्टूबर 2024 में एक कोलिजन हुआ था बिटवीन कंटेनर शिप्स जिस कारण से $4.2 बिलियन के इकोनॉमिक लॉसेस फेस किए थे ग्लोबल ट्रेड ने। दूसरा यहाँ का चोक पॉइंट आता है 6 डिग्री चैनल जो कंट्रोल करता है एक्सेस टू मलक्का स्ट्रेट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। इसे इंडियन नेवी अंडमान निकोबार आइलैंड की अपनी कमांड से मॉनिटर करती है। जो भी वेसल एंटर या एग्जिट करते हैं मलक्का स्ट्रेट से वो इस चैनल से पास करते हैं। यहाँ पर अपनी सर्विलेंस को एनहांस करते हुए इंडिया ने 2025 में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए थे। तीसरा चोक पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो है 10 डिग्री चैनल। ये 150 किलोमीटर्स वाइड पैसेज है जो सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार आइलैंड से। ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग पोजीशन प्रोवाइड करता है मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए।
इंडिया को एनेबल करता है टू प्रोजेक्ट पार इनटू ईस्टर्न इंडियन ओशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर हमने 31 जीपीएस स्ट्रॉन्ग मोशन सेंसर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं। देन वी हैव प्री पेरिस चैनल जो कि म्यांमार और अंडमान आइलैंड्स के बीच में लोकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट है नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैरीटाइम मूवमेंट्स के लिए। फिर अगर मैं एक और डायमेंशन उठाऊं तो वो है की स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम एंड टेरिटोरियल पॉइंट्स इन द बे ऑफ बंगाल। सो यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, कोको आइलैंड्स हैं, सेंट मार्टिन आइलैंड हैं जो कि यूएसए का इंटरेस्ट था, जिसके कारण बांग्लादेश में रिजीम चेंज भी हुआ। और कुछ यहाँ पर मेजर पोर्ट्स हैं जो कि की मैरीटाइम हब है बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार के लिए। बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इशू है। अब एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट हमें ना इसको थोड़ा हिस्टोरिकली समझना होगा जीएस पेपर 1 के लिए। सो एंशियंट टाइम से अगर मैं बात करता हूँ तो जो ये रीजन है ये एक नेचुरल ब्रिज है जो कनेक्ट करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ फ्रॉम एटलीस्ट 500 BCE ऑनवर्ड्स। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो कलिंग मैरीटाइम जो यहाँ पे एक अपने पीछे बहुत एक रिच हिस्ट्री छोड़ के जाता है, उसके बारे में यहाँ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरह से कलिंग ने जावा और सुमात्रा के साथ ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। कल्चरल डायमेंशंस में अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हिंदुइज्म एंड बुद्धिज़्म का जो इन्फ्लुएंस है वो अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया स्प्रेड हुआ था। चोलाओं ने इस रीजन में अपनी नेवल डोमिनेंस इस्टेब्लिश की थी और हमने पढ़ा है कि बे ऑफ बंगाल को चोला लेक भी बोला गया। राजराजा 1 और राजेंद्र 1 चोला के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली। श्रीविजया किंगडम थी जिसने मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल किया था 7 to 13 सेंचुरी में, और ट्रेड रिलेशंस जो थे वो इस पूरे रीजन में उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे। मिडीवियल टाइम में आते आते बंगाल सल्तनत में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए गयासुद्दीन आजम शाह, उन्होंने डिप्लोमेटिक कमर्शियल रिलेशंस चाइना के साथ इस्टेब्लिश किए थ्रू द सेम रीजन। मुगल मैरीटाइम पॉलिसी में अकबर और उनके कुछ सक्सेसर्स ने भी बंगाल के कुछ पोर्ट्स को डेवलप किया था, शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ पे काम किया था। देन यूरोपियंस का अराइवल हुआ, पोर्चुगीज़ आए, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, इन सब के बीच में कंपटीशन हुआ था इन पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। फाइनली जब ब्रिटिश ने इंडिया में अपनी हेजेमनी इस्टेब्लिश की, उन्होंने इस पूरे रीजन में इवन फ्रॉम श्रीलंका सिलोन टू सिंगापुर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। वर्ल्ड वार 2 में जापानीज़ इस तरफ एडवांस करते हैं और ब्रिटेन के कंट्रोल को थ्रेटन करते हैं। पार्टीशन होता है इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब 1947 में। सो पूरे का पूरा ये एरिया जो था ये डिवाइड हो जाता है और कोल्ड वार के टाइम पर ये रीजन थोड़ा मार्जिनलाइज हो गया बिकॉज ऑफ द ग्रेट गेम बीइंग प्लेड बिटवीन द टू बिग प्लेयर्स यूएसए एंड द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। बट 21st सेंचुरी में फिर से यहाँ पर एक रिसर्जेंस हुआ जब 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। उसके बाद इस रीजन में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। रिसेंटली चाइना के BRI इनिशिएटिव ने एक बार फिर से इस रीजन को बहुत ज़्यादा वोलाटाइल कर दिया। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जहाँ पर इस बे ऑफ बंगाल की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक रिसोर्स कंपटीशन की सिचुएशन है जहाँ पर नेचुरल गैस और अदर रिसोर्सेज में बहुत से प्लेयर्स का इंटरेस्ट जो है वो अब साफ दिखता है। अगर इसके अलावा एक और एस्पेक्ट उठाया जाए तो वो है जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स एंड द ग्रेट पावर कंपटीशन इन दिस रीजन। सो स्ट्रैटेजिक डायनामिक्स और इन द इंडो पैसिफिक रीजन को अगर मैं समझना चाहूँ तो सबसे पहले मैं चाइना की स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट की बात करता हूँ। जैसा कि मैंने बोला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल में कुछ पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मैरीटाइम सिल्क रूट की बात की जा रही है। और इन दोनों को देखते हुए इंडिया को भी कुछ रिस्पांस मैकेनिज्म्स पे काम करना पड़ रहा है। इन रिस्पांस मैकेनिज्म्स में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है एंड अमेरिका जो स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट है, चाहे फिर हम उसमें क्वाड की बात कर दें, वो सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडिया एशियान के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली इंगेज करता है। नेबरहुड फर्स्ट में हम बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं। और जहाँ तक अमेरिका की बात आती है तो अमेरिका ने भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड मिलिट्री डिप्लोमेसी पे काम किया। लिटोरल स्टेट्स के साथ अमेरिका डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, पार्टनरशिप करता है और साथ ही साथ यहाँ पर मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेज।
रीजनल पावर डायनेमिक्स जब हम इस रीजन में आके देखते हैं तो बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट का यहाँ पर एक स्कोप क्रिएट होता है। बांग्लादेश को इंडिया, चाइना और यूएस सबके साथ अपने मैरीटाइम कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली रिलेशंस को कल्टीवेट भी करना है। म्यांमार की चाइना के ऊपर डिपेंडेंस पर्टिकुलरली आफ्टर 2021 कू बढ़ती जा रही है, बिकॉज उनको इंक्रीजिंगली चाइना से सपोर्ट चाहिए। श्रीलंका अपने डेट ट्रैप में फंसने के बाद से अब थोड़ा सा कॉशनरी हो गया है। उसको चाइना का जो फाइनेंसिंग था, पर्टिकुलरली हम्बनटोटा पोर्ट की जो लीज थी, उसके बाद थोड़ा सा वो वंस बीटन ट्वाइस शाई की अप्रोच अडॉप्ट करता है। थाईलैंड की अगर मैं बात करता हूँ उसके मैरीटाइम इंटरेस्ट की, तो ईस्टर्न सीबोर्ड डेवलपमेंट जो है वो कनेक्टिंग है टू बे ऑफ बंगाल। इंडोनेशिया में जो यहाँ पर एक इमर्जिंग रोल देखने को मिल रहा है वो है ग्रोइंग इंटरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन सिक्योरिटी। इसी तरह से अगर मैं इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल डायमेंशंस पे आता हूँ तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंस के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, जैसे कि मैरीटाइम कॉमर्स वॉल्यूम। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कि अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो ट्रांजिट करता है वो इन्हीं पानी के जरिए, इसी एडजेसेंट वाटर्स के थ्रू करता है। वेसल ट्रैफिक यहाँ पर ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख वेसल्स पास करती हैं एनुअली, इंक्लूडिंग कंटेनर शिप्स, टैंकर्स एंड बल्क कैरियर्स। एनर्जी ट्रांजिट की अगर मैं बात करूँ तो 3.28 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल ट्रांजिट करता है यहाँ से डेली थ्रू बे एंड कनेक्टेड स्ट्रेट्स। शिपिंग रूट्स की अगर मैं बात करूं, क्रिटिकल लिंक इन सप्लाई चेन्स कनेक्टिंग यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करूं तो यार यहाँ की ना कंबाइंड जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली $7 ट्रिलियन की है विद सस्टेन्ड ग्रोथ पोटेंशियल। आई होप ऑल दीज फैक्ट्स कैन मेक यू अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेंट दिस एरिया इज। अगर आप इसका अच्छे से मैप बना लो, अपने पास एक एक पॉइंट को लोकेट कर लो, तो आपके प्री में कोई क्वेश्चन आ जाए, जो कि हम प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, मेंस में आपने आंसर लिखना हो, आप साथ में एक ब्यूटीफुल मैप ड्रॉ कर दो, सो ऑब्वियसली दीज विल बी चेरीज ऑन द केक। फिर एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आजकल हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, ब्लू इकोनॉमी पोटेंशियल, राइट। अब इसमें क्या है, इस रीजन में फिशरीज एज अ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए नहीं, वो लाइवलीहुड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ के साथ फिशरीज को लेके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। अब इन चैलेंजेस में आप ये मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ये है कि फिशरमैन एक दूसरे के टेरिटोरियल वाटर्स की लिमिट्स को ब्रीच करते हैं या कोई एक्शन होता है। यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो भी फिशरीज के लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है। फिर इसी रीजन में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोजन रिजर्व्स। नेचुरल गैस भी है, लेकिन इस हाई रिसोर्स रीजन में इसी कारण से बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हैं। फिर अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूँ तो ऑफशोर विंड, टाइडल एंड वेव एनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जिनको लेकर भी ये एरिया और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। मैरीन बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए रीजन इंपॉर्टेंट होता है, एंड कोस्टल टूरिज्म को डेवलप करने का तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इमेंस पोटेंशियल। इसके बाद कुछ कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए याद करना, जैसे कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि लिंक करता है यूनान प्रोविंस टू बे ऑफ बंगाल थ्रू रोड, रेल एंड पाइपलाइन नेटवर्क्स। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर है, प्रपोज्ड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इंडिया कलादान प्रोजेक्ट है कनेक्टिंग कोलकाता टू मिजोरम वाया सिटवे पोर्ट इन म्यांमार। बे ऑफ बंगाल गेटवे है, सबमरीन केबल सिस्टम एनहांस कर रहा है यहाँ पर डिजिटल कनेक्टिविटी अक्रॉस द रीजन। और बीमस्टेक मास्टर प्लान है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी ब्लूप्रिंट है फॉर द रीजनल इंटीग्रेशन। इसके बाद इसी रीजन में कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैरीटाइम थ्रेट्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। अगर मैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करूं तो यहाँ पर नेवल पावर प्रोजेक्शन जो है वो चाइना के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता दिख रहा है। चाइना है, इंडिया है और कुछ एक्सटर्नल नेवल फोर्सेस, पर्टिकुलरली जैसे कि अब हमने देखा क्वाड में यहाँ पर जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। इसके बाद यहाँ पर मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, डिस्पाइट लीगल रेजोल्यूशंस फिर भी बहुत सारी टेंशन्स यहाँ पर कंटिन्यू करती हैं। मिलिटराइजेशन ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं आइलैंड्स को लेकर, कोस्टल एरियाज को लेकर। स्ट्रैटेजिक ASW ऑपरेशंस, इसकी डेप्थ के प्रोफाइल को जानने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सबमरीन ऑपरेशंस चलते हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये एक बहुत ही सेंसिटिव जोन बन गया है।
नेविगेटिंग जो यहाँ पे मैरीटाइम थ्रेट्स हैं, अगर उनको देखूं तो इलीगल फिशिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी है, और मैरीटाइम टेररिज्म है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स हैं फॉर एवरीवन। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में सोचते हैं तो राइजिंग सी लेवल है, साइक्लोन इंटेंसिटी है, हैबिटेट लॉस है, बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन है, डेड जोन्स हैं जहाँ पर फिश का जो स्टॉक है वो डिमिनिश कर रहा है या मरीन लाइफ डिमिनिश कर रही है, और मरीन पोल्यूशन का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसर्न बन रहा है। ये सब पेपर 3 के लिए, एनवायरनमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं, बट अब इमेजिन करो, अनलेस यू आर नॉट रीडिंग द थिंग्स इन सच एन इंटरडिसिप्लिनरी मैनर, हाउ विल यू बी एबल टू राइट गुड आंसर्स इन योर मेंस। इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात करूं, इंडिया के पॉलिसी ऑप्शंस की बात करूं, तो यहां पर एक यूनिफाइड मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के बारे में सोचा जा रहा है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रोल की बात होती है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे एम्फेसाइज किया जाता है, आइलैंड की डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, नेवल कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर प्लान किया जाता है, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स एंड मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ये कुछ वो तरीके हैं जिससे कि इंडिया इस रीजन में अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर मैं रीजनल एनालिसिस में चला जाऊं कुछ केस स्टडीज बनाने के लिए, तो बांग्लादेश के लिए एक स्ट्रैटेजिक पिवट है। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये बे ऑफ बंगाल के लिए एक अप्रोच है जिसको ये नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से कंट्रोल करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, गेंजीज एंड ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसी रीजन में है। यहाँ पे यंग पॉपुलेशन ऑफ 170 मिलियन है, जो कि एक डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड करती है। करंट स्ट्रैटेजिक डायनेमिक्स में प्राइम मिनिस्टर यूनुस अभी चाइना गए थे, वाइल 2 US जनरल्स वर इन बांग्लादेश। ये पिछले महीने की बात है। चाइना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में और मिलिट्री एसेट्स में। US इंटरेस्ट शो करता है पोटेंशियल नेवल एंड एयर फैसिलिटीज़ में सेंट मार्टिन आइलैंड पे। मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ की बात करता हूँ तो यहाँ पर ब्लू वाटर नेवी कैपेसिटी बिल्ड करना, सबमरीन सरफेस वेसल्स लेके आना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैरीटाइम बाउंड्री रेजोल्यूशन विद म्यांमार एंड इंडिया जो पास्ट में हो चुके हैं, उन पे भी एम्फेसाइज करना ज़रूरी हो जाता है। म्यांमार की बात करता हूँ तो स्ट्रेटजिक वैल्यू है। चाइना डायरेक्ट एक्सेस पा जाता है इंडियन ओशन को बाईपासिंग मलक्का स्ट्रेट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर क्यूमिंग ऑयल एंड गैस पाइपलाइन का ऑपरेशनल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो मिलिट्री कू यहाँ पर एक ऐसी आइसोलेशन क्रिएट करते हैं जहाँ पर वेस्टर्न पार्ट्स का इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ने के चांसेस फ्यूचर में बन जाते हैं। इस सबको देखते हुए हमें इस रीजन की इंपॉर्टेंस पे और ज़्यादा ध्यान देना होगा, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से, रीजनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एंड मल्टीपल अदर प्रोस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। फिर श्रीलंका की बात करें तो ऑब्वियसली सेंट्रल इंडियन ओशन की शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करता है ये रीजन, प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया सदर्न कोस्ट है, और हिस्टोरिकल रोज एज मैरीटाइम क्रॉस रोड्स है। हम्बनटोटा एक्सपीरियंस श्रीलंका के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, डेट ट्रैप की सिचुएशन बनी, और श्रीलंका इसलिए अब कुछ रीबैलेंसिंग एक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है जहां पर वो डाइवर्सिफाई करने के लिए काम करता है और चाइना से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है, इंडिया के साथ थोड़े से कॉर्डियल रिलेशंस डेवलप करता है। अगर हम फ्यूचर की तरफ सोचें अब कि क्या क्या यहाँ पर सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, सबसे पहले बात आएगी मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की। सो नेवल इंसिडेंट्स को लेकर यहाँ पर एक पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन डिस्प्यूट्स हैं, इसलिए मिलिटराइजेशन का सिनेरियो बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल कंट्रोल कंपटीशन की सिचुएशन है। म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट का स्पिल ओवर हो सकता है, और डिजास्टर जो है इन्वायरमेंटल वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। इन सब चैलेंजेस को दिमाग में रखते हुए वी हैव टू थिंक अबाउट कोऑपरेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। और जब हम इस कोऑपरेटिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की बात करें तो ये सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पाथवे नहीं होगा, ये इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन मॉडल भी होगा एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन की बात भी करेगा। सॉल्यूशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवेज पे अगर हम एम्फेसाइज करना चाहें तो कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि बिम्स्टेक है, इसे थोड़ा और स्ट्रेंथन करना होगा। ब्लू इकोनॉमी गवर्नेंस के बारे में सोचना होगा, मल्टीलेटरल सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के ऊपर एम्फेसाइज करना होगा, साइंटिफिक कोलैबोरेशंस जैसे कि ज्वाइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स, चाहे फिर वो मरीन इकोसिस्टम के लिए हो या क्लाइमेट चेंज के लिए, उनके बारे में सोचना होगा। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी जिसमें हम टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करेंगे फॉर द स्मॉलर लिटोरल स्टेट्स। इनोवेशन एंड रिसर्च में मरीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट, क्लाइमेट अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, पोल्यूशन मिटिगेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, ये सब के लिए यहाँ पर बहुत स्कोप है।
अब इस सबको ध्यान में रखते हुए आप समझो कि एक जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए कि बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस है जियोपॉलिटिकल, आपको कितने डायमेंशंस में सोचना होगा, कितने बढ़िया से आपको अपना नोट तैयार करना होगा ताकि क्वेश्चन प्री में आए, मेंस में आए या इंटरव्यू में आए। यू मस्ट बी वेल इक्विप्ड टू हैंडल ईच एंड एवरी क्वेश्चन with ease, confidence and comfort. We stand committed to ensure that none of the aspirants is denied this important information due to any crunch of resources. Team Raj Malhotra will continue with these analyses every day on our own channel. Subscribe, stay tuned and do let us know through your comments if we can do something better for you. Best of luck.